गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। राजकमल का मुंह हैरत से खुला हुआ था। फिर क्या हुआ? उसने बदस्तूर मुतहय्यराना लहजे में पूछा। अरे फिर होना क्या था? हरबंस के यहाँ 15 सफेद घोड़े वालों ने डाका डाला और उसे कलाश कर दिया। गणराज ने हरबंस का एक कान काट लिया और उससे कहा कि ये उसके गरूर की सजा है, और फिर घोड़े ठाकर की हवेली में आ गए, जहां सब ने मिलकर उन्हें नहला दिया और उनके बदन से सारी सफेदी उतार दी गई। माल लेकर मुझे भेज दिया गया क्योंकि माल छुपाया नहीं जा सकता था। तो ये बात है, बड़े चालाक हो तुम लोग। राजकमल एक ठंडी सांस लेकर बोली। और तो गणराज जैसे चालाक आदमी से ये तवक्का रखती है कि वो तेरे फेरे में आ जाएगा। फेरे में कौन ला रहा है उसको? और मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम लोग मुझे अपने साथ रख लो, वो भी इसलिए कि संसार में मेरा कोई नहीं। राजकमल ने उदास लहजे में कहा और पृथ्वी सिंह खामोश हो गया। धूप डलने लगी थी और थोड़ी देर तक पृथ्वी आराम करता रहा। फिर वो उठ गया। अब चलने की तैयारी करनी चाहिए। तुम आराम करने लेट गए थे ना? हाँ, धूप बहुत तेज थी। मैंने सोचा कि सूरज ढल जाए तो सफर करूं। यहाँ से कितनी दूर तुम्हारा ठिकाना है? बहुत ज्यादा दूर नहीं, मगर तुम लोटा हुआ माल छोड़कर यूं आराम करने लेट गए। अगर कोई दूसरा इधर आ जाता तो? राजकमल ने पूछा। अब तो इस वीराने में कोई नहीं आता, इसलिए कि मैं तुझे देखकर पिछले पैरी समझा था। दोम अगर कोई आ भी जाता, पृथ्वी सिंह के हाथों कहां बढ़ सकता था। बहुत बहादुर हो तुम, राजकमल ने पूछा, और पृथ्वी मुस्कुरा कर रह गया। उसने राजकमल को इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने उठकर दोनों बैल जोड़े और गाड़ी तैयार कर ली। चलो बैठ जाओ, आज ये तो मेरी मुसीबत ही है, या तुम्हारी या हम दोनों में से एक की शामत जरूर आएगी। देखा जाएगा। अगर तुम इतने बहादुर हो तो परेशानी से घबराते क्यों हो? राजकमल उचक कर गाड़ी पर बैठ गई और उसने दर्दनाक आवाजें निकाली थी, जैसे वो खौफ का इजहार कर रहे हों। और उनके खौफ का इजहार बजा था। आज तो उस पर शैतान सवारी कर रहा था। राजकमल मजे से भूसे के ढेर पर लेट गई। नीमबाद आंखों से पृथ्वी सिंह की चौड़ी पुष्ट देखी थी। ये चौड़ा चकला बदन इस उम्र में ऐसा है तो जवानी में कैसा होगा? उसके बदन के खुले हुए हिस्से भी साफ और चिकने थे। अभी तक उसमें बुढ़ापे की शिकने नहीं थी। खामोशी से बैल चलता रहा और गालबन किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। ये सोच राजकमल के अलावा और किसके बारे में हो सकती थी? राजकमल भी तफरी के मूड में थी, और वो अगर चाहती कि यह बूढ़ा आदमी अपना बुढ़ापा भूलकर उसके इश्क का दम भरने लगता, लेकिन अभी यह मुनासिब नहीं लगता था। पहले सरदार को देख लिया जाए। बैलगाड़ी चलती रही। बैल कच्चे रास्तों पर से दौड़ रहे थे। ये रास्ते उनके जाने पहचाने और वो शायद उन पर आते जाते रहते थे, इसलिए उस अंदाज में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। तवील फासला तय हो गया। फिर दरमियान में एक नदी सी आई, जिसके किनारे दरख्त लगे हुए थे और उसके दूसरी तरफ एक घना जंगल नजर आ रहा था। पृथ्वी ने यहाँ गाड़ी रोक दी और नीचे उतर आया। यहाँ क्यों उतर गए? मुंह हाथ वगैरह धोऊंगा, अपना हुलिया ठीक करूंगा, पृथ्वी सिंह ने कहा और बैलगाड़ी से नीचे कूद गया। उसके अंदाज में चुस्ती थी, लेकिन नदी के किनारे बैठकर जब उसने अपने सर से बालों का घोंसला हटाया और उसके साथ ही उसकी दाढ़ी भी उतर गई, तो राजकमल चौंक पड़ी और वो एकदम उठकर बैठ गई। बदनुमा और मकरू चेहरे के नीचे से जो चेहरा बरामद हुआ था, वो तो बहुत अच्छा था। एक सफेद जवान चेहरा जिस पर बारीक नोकदार मूछें थी, वो तअज्जुब से उसे देखती रही। चंद साथ के बाद पृथ्वी वापस पलटा और आहिस्ता कदमों से चलता हुआ वापस गाड़ी के करीब चला गया। उसके चेहरे पर कोई खास तासुर नहीं था। वो गाड़ी के करीब पहुंच गया और उसी का एक टुकड़ा निकालकर राजकमल के हाथ पर बांधने लगा। राजकमल अब मीठी निगाहों से उसे देख रही थी। तो अब तक तुम मुझे धोखा दे रहे थे। चंद लम्हात के बाद वो बोली और पृथ्वी चौंक कर उसे देखने लगा। कैसा धोखा?
तुम तो थोड़ी देर कबल बूढ़े थे। ओहो, वो भेष बदला हुआ था मैंने। क्यों? बहुत कान खाती हो। मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि हम लोग भेष बदल कर डाका डालते हैं, मगर ये तो नहीं बताया था कि तुम जवान हो। ये बताने की जरूरत ही क्या थी? वो 12 गाड़ी पर और बैल नदी में उतार दिए और राजकमल की निगाहें उसके देखती रह गईं। ये चौड़ा चकला बदन अब उससे और ज्यादा खूबसूरत हो रहा था। और फिर उसने गहरी सांस ली और आहिस्ता से बोली, अब तो खेल दिलचस्प हुआ है पृथ्वी महाराज, अब तो खेल में मजा आएगा। घने जंगलों के दरमियान की पगडंडी से गुजरकर वो एक मैदान में आ गए। मैदान के सिर पर पहाड़ों का एक सिलसिला नजर आ रहा था। उन बूढ़े पहाड़ों में छोटे मोटे धब्बे नजर आ रहे थे। ये धब्बे यकीनन गार थे। क्या तुम्हारा साथ उन गारों में है? हाँ, हमारा ठिकाना इस पूरे इलाके में है। क्या मतलब? इन जंगलों के दरख्तों पर हमारे बेआशमार आदमी पहरा देते हैं। कोई अजनबी इन जंगलों से जिंदा बचकर नहीं निकल सकता। ओहो, अच्छा खासा इंतजाम किया है तुमने। हाँ, गणराज इस पूरे इलाके का बेताज राजा है। कुछ समय और गुजरने दो, 2 रियासतों पर हमला किया करेगा। खूब। राजकमल खामोश हो गई। गारों से बहुत से लोग बाहर निकल आए और फिर उन्हीं गारों से घोड़े भी बरामद हुए। फिर ये घोड़े तेजी से बैलगाड़ी की तरफ दौड़ने लगे। राजकमल खामोशी से उन्हें देख रही थी। तुम्हें वही कहना है लड़की जो मेरी तुमसे बात हुई है, पृथ्वी सिंह ने आहिस्ता से कहा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो पृथ्वी जी, अब तुम्हारी रक्षा मेरा हाथ है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगी, राजकमल ने कहा। और पृथ्वी मुस्कुराने लगा और उसके दिल में यकीनन यही ख्याल आया होगा कि ये लड़की जरूरत से ज्यादा ही खुद एतमादी का शिकार है। ठीक है महाराज, बहुत जल्द तुम्हें मेरी असलियत मालूम हो जाएगी। पृथ्वी सिंह की जय, पृथ्वी सिंह की जय। घोड़े सवारों ने बैलगाड़ी के चारों तरफ घोड़ों से घेरा डाल दिया। वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। संभालो इस गाड़ी को, मुझे घोड़ा दो, पृथ्वी सिंह ने कहा। और उनमें से एक आदमी ने अपना घोड़ा खाली कर दिया। पृथ्वी सिंह घोड़े पर सवार हो गया और घोड़े वाले ने बैलगाड़ी को संभाल लिया। उसकी भूखी निगाहें राजकमल को टटोल रही थी। फिर वह मुस्कुराकर बोला, महाराज पृथ्वी सिंह जी, क्या महाराज ने करियां बरतोड़ दिया? बकवास मत करो। क्या घनगर्ज जी अभी वापस नहीं आए? नहीं, सुखिया आ गया है। उसने आकर खबर दी है कि घन महाराज बस्ती डोडी होकर आएंगे। रात तक वो यहाँ वापस पहुंच जाएंगे। ठीक है, उनके आने तक जुबान बंद रखो, पृथ्वी ने सख्त लहजे में कहा। और उसके बाद शायद उस आदमी को कुछ बोलने की जुर्रत नहीं हुई। और उसका मकसद तो ये था कि पृथ्वी की उन लोगों में कोई नुमाया मकाम था। और राजकमल खुद खामोश ही रही। वो उन डाकुओं को दिलचस्पी की निगाह से देख रही थी और उन सब की निगाहों में भूख थी। और राजकमल को सुलगती निगाहें अपने बदन में गुदगुदियां करती महसूस हुई। ये गोया उसकी नई शिकारगाह थी, जहां शिकार की इतनी बहताब थी कि उसकी आंखें चमकने लगीं। अब इसे शिकारगाह पर अपना तसल्लुत जमाना था। वहां पुराना खेल, वही पुराना खेल जो वो तवील अरसे से खेल रही थी। लेकिन उसके दिल में खूबसूरत फांस बुरी तरह खटक रही थी। और ये फांस थी रतन लाल। इस नौजवान साधु से इंतकाम ना लिया तो जीवन में कुछ भी नहीं किया, वो सोचती रही। नजदीक से देखने पर उन गारों की हकीकत खुली। ये तो बहुत वसी और अरीज गार थे। उन कुशादा और उनमें घोड़ों समेत दाखिल हुआ जा सकता था। राजकमल जो रहायशगाह दी गई वो भी एक गार ही था, लेकिन जरूरियात से जिंदगी की सारी आसाइशों से भरा हुआ। तुम्हें इस गार से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, पृथ्वी सिंह ने सख्त लहजे में कहा। कंतक महाराज, राजकमल ने उसके लहजे की कोई परवाह नहीं की थी। जब तक सरदार घनगर्ज ना आ जाएं, उसके बाद क्या होगा? जो होगा तुम्हारे सामने आ जाएगा। एक काम नहीं हो सकता पृथ्वी सिंह जी। क्या? मुझे किसी गणराज की परवाह नहीं, जो लिखा है वो तो सामने आ ही जाएगा। पर तुम भी तो किसी तौर मेरे सामने रहो। तुम बेवकूफ हो, पृथ्वी सिंह गड़बड़ करके बोला। इसमें बेवकूफी की क्या बात है? ना भाई ना, मैं औरत की वजह से मरना पसंद नहीं करता, पृथ्वी सिंह ने कहा और जल्दी से बाहर निकल गया। बिल्कुल उसी तरह जैसे उसको राजकमल के पांव पीछे की तरफ मुड़े हुए नजर आ गए थे। गोंदनी के होंठों पर गहरी मुस्कुराहट फैल गई। उस मुस्कुराहट में शैतान झलक रहा था। तब उसने आहिस्ता से कहा, तुम्हें औरत ही की वजह से मरना पड़ेगा पृथ्वी महाराज, अगर अभी नहीं तो मुझे पसंद आए हो। तो वो मुस्कुराती रही और फिर उसने गार निगाहों में दौड़ाई। खूबसूरती से सजा हुआ एक हसीन छप्पर कट भी था और इसके अलावा लूटी हुई चीजों के ढेर लगे हुए थे। वो अपनी जगह से आगे बढ़ी और लिबासों के ढेर में नाप का लिबास तलाश करने लगी।
कई खूबसूरत लिबास उसके बदन पर ठीक आए थे और उसने उन्हें एक तरफ रख दिया। हसीन जेवरात मौजूद थे। वो यकायक हंस पड़ी और फिर खुद को मुखातब करके बोली, हरियाला की चमारन रसीली मेरी माँ, काश तू इस वक्त देख सकती कि मेरा बाप कौन था, मगर तू कैसे बताती, तुझे तो शायद खुद भी मालूम नहीं होगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि किसी बड़े बाप की बेटी जहाँ जाती हूँ मुझे मेरे शान शौकत की जगह मिलती है। उसने एक लिबास का इंतखाब किया और फिर गार के दहाने पर आ गई। गार के दरवाजे से उसने झांक कर सुरंग के दहाने पर तो कोई मौजूद नहीं था, लेकिन गार के पास कोई नहीं था। उसने इत्मीनान से लिबास तब्दील किया, एक हसीन लिबास पहना और फिर उसने मुंतखब जेवर में से कुछ जेवरात पहने और खुद को आईने में देखा। खेल ही बदल गया था। हरियाला की वो महारानी सामने आ गई थी, जिसे देखकर लाल महाराज अपना सब कुछ लुटा बैठे थे। मुश्किल था कि कोई देखकर हवास कायम रख सके। राजकमल खुद से पूरी तरह मुतमिन हो गई। सिर्फ वक्त का इंतजार था। ये वक्त भी ज्यादा तवील था। खुरात हो गई और गारों में मशलें रोशन हो गईं। जब दो आदमी गार के दरवाजे पर नमूदार हुए और उनकी आवाज उभरी, क्या तुम जाग रही हो? कौन है? अंदर आओ। नहीं देवी जी, आप ही बाहर आ जाइए और हमारे दिलों पर क्या बीते, एक आवाज सुनाई दी। राजकमल मुस्कुराती बाहर आ गई और दोनों डाकू उसे देखते रह गए। भगवान की सौगंध, सरदार ने हमारे ऊपर जुल्म किया है। यह जीवन भी कोई जीवन है जिसमें औरत ना हो। आंखें बंद कर लो वरना जान से जाओगे। दूसरे ने कहा, यहाँ ठीक भी है भाई। चलो देवी जी, हमारे पीछे पीछे चले आओ। और दोनों पलट गए और राजकमल उनके पीछे पीछे मुस्कुराती हुई चल पड़ी। उसने उन दोनों से कोई बात नहीं की थी। गारों के अंदर सुरंगों का जाल बिछा हुआ था और वह पीछ दर पीछ सुरंगों से गुजरते हुए बिल आखिर एक कुशादा गार के दहाने पर पहुंच गए, जिसके दहाने पर कई आदमी खड़े थे और उन लोगों ने उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे दी। जाओ देवी जी, अंदर चली जाओ, उनमें से एक ने कहा। और तुम दोनों, भगवान हमें अंदर न ले जाए। और दोनों ने मुस्कुराते हुए कहा और उनके अंदाज में तमस्कर था। राजकमल ने गहरी निगाहों से उन दोनों को देखा और फिर गार के दहाने से अंदर दाखिल हो गई। ये सरदार का गार था और जिसका अंदाजा बखूबी हो जाता था। छत से लंबे लंबे फानूस लटक रहे थे, जिनके रंग बिरंगे शीशों में शम्में रोशन थी और उसके अलावा जगह जगह शम्में रोशन हो गई, जिनसे तवीलो अरीज गार बेकदर नूर बना हुआ था। गार के ऐन दरमियान एक जरंगा तख्त पर एक कवि हैकल शख्स बैठा हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों से सख्त वहशत टपक रही थी। बाईं तरफ इतना गहरा शिगार था कि चेहरा यहाँ से दो हिस्सों में तकसीम लगता था। उसकी आंखों में देखना वाकई एक मुश्किल काम था और उससे चंद गज के फासले पर एक दूसरे तख्त पर पृथ्वी बैठा हुआ था। राजकमल उसे देखकर मुस्कुराई। फिर वह शरारत भरी निगाहों से गणराज को देखती हुई आगे बढ़ी और उसके बिखरे बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। उतार दो इसे, उतार दो, जरा तुम्हारी सूरत भी देख लूं। और वह शरीर लहजे में बोली। तो घनराज जैसा शेर बब्बर भी घबरा कर पीछे हट गया और उसने बड़ी मुश्किल से अपने बाल राजकमल के हाथ से छुड़ाए थे और फिर वो कौन ख्वार अंदाज में खड़ा हो गया। पृथ्वी, उसकी चिंगार गूंजी और पृथ्वी सिंह हवास नजमंदर को देखकर दम बखुद रह गया था। खुद भी खड़ा हो गया। सरदार, इसने आयशा से कहा, ये क्या हरकत की इसने? अरे हमसे पूछो, इससे क्यों पूछ रहे हो? और उसके सर पर भी तो ऐसा ही घोंसला था। राजकमल आगे बढ़कर बोली। सच कह रही है सरदार, मैं भेष बदले हुए था ना, और ये आपको भी यही समझी होगी। लड़की, मुझे देख, मुझे पहचान मैं कौन हूँ। घनराज गरज कर बोला। देख नहीं रहे तो क्या आंखें बंद कर ली हैं? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बोल। हम कहते हैं कि झूल उतार दे सर से, नहीं तो। जुगनी सरदार भेष नहीं बदले हुए और ये इनके असली बाल हैं, पृथ्वी ने कहा। असली? अरे राम राम, हमें क्या मालूम था, तुम्हारे भी तो ऐसे ही असली बाल थे। पृथ्वी, लड़की दलेर है, बहुत बहादुर है, हमसे जरा भी खौफजदा नहीं हुई। घनराज बोला। मैं किसी से नहीं डरती सरदार, अगर डरपोक होती तो घर ना छोड़ती और तुम में से कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सुन लो कान खोलकर, राजकमल ने कहा और सरदार के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। हरामजादी लौंडिया है। अरे तू लौंडा क्यों नहीं है? बस नहीं हूं, हमें क्या? क्या करूं तेरा? अब बोल क्या करूं? और पृथ्वी किसे उठा लाया ससुरे? बहुत बदतमीज है ये सरदार, यहाँ घूम रही थी और इससे पूछो उसने मुझसे जो कुछ कहा है, सच कहा है या झूठ?
पृथ्वी सिंह ने अपना बचाव करने की कोशिश करते हुए कहा, भगवान की कसम, लौंडिया ना होती तो हम इसे जरूर पालते, मगर लौंडिया की यहाँ क्या गुंजाइश है। सुन रही हरी, हम अपना ग्रोह खराब नहीं कर सकते। आज तू आई है, कल एक एक करके बहुत सी आ जाएंगी, सब ससुरे एक एक करके ले जाएंगे और फिर इन गारों में बच्चे पैदा हुआ करेंगे। सब हरामी बच्चे खिलाते फिरेंगे और फिर एक दिन पुलिस आएगी और सब की गर्दन दबोच लेगी। मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगी सरदार, मेरा वादा है। तू तो वादा निभा दे गिरी, मगर दूसरे तो नहीं मानेंगे। पृथ्वी ले जाए इसे, गर्दन काट कर फेंक दे, बस इसके सिवा और कोई दूसरा चारा नहीं, सरदार ने कहा। पृथ्वी के चेहरे पर एक लम्हे के लिए परेशानी के सार पैदा हुए। फिर उसने दबी जुबान में कहा, आ गया हो सरदार, तो इसे इसकी बस्ती में छोड़ आऊं। सुसरी पागल है निरी, फंस गया ना जाल में। झूठ तो नहीं कहा था हमने। आज ही आई और आज तेरे मन में रहम पैदा हो गया। रहम करेगा तो डाल ले, तूने डाके, जा बाहर जा, मैं खुद उसकी गर्दन काट दूंगा। लाश तो फेंक सकता है ना इसकी। पृथ्वी खामोशी से बाहर निकल गया और सरदार खूनी निगाहों से उसे जाते देखता रहा। फिर गहरी सांस लेकर बोला, ये औरत जात होती ही मुसीबत है, मार जा तू जल्दी से, नहीं तो ग्रोह में फूट पड़ जाएगी। जल्दी मर जा सुसरी। तुम अपने हाथ से मारोगे मुझे सरदार। हाँ, क्या समझती है तू, इस खंजर ने हजारों का खून पिया है, समझी, हजारों का। तो फिर आओ जरा मैं भी तो देखूं तुम्हारी बहादुरी, राजकमल ने कहा और सरदार ने खंजर खींच लिया और उसकी बड़ी बड़ी खौफनाक आंखों में खून नजर आ रहा था। ये आंखें अंगारा हो रही थी, लेकिन जो ही उसने राजकमल की आंखों में देखा, अचानक उसके ज़हन को झटका सा लगा। उसने कदरे गर्दन झटकी और राजकमल की तरफ बढ़ा। राजकमल सुकून से खड़ी थी, लेकिन आगे बढ़ते हुए सरदार के कदमों में लग्जश पैदा हो गई और उसकी आंखें राजकमल की आंखों में देख रही थी। और फिर राजकमल के नज़दीक पहुंचते पहुंचते वो बिल्कुल ढीला पड़ गया। गणराज, और राजकमल की आवाज़ उभरी, खंजर फेंक दे। और गणराज ने खंजर फेंक दिया। कहो तुम गधे हो। हाँ मैं गधा हूँ, गणराज ने कहा और उसके होंठों पर एक आसूदा मुस्कुराहट फैल गई और वो खिलखिलाकर हंस पड़े। हाँ वो आज भी महान है। वक्त उसे एक तकलीफदा एहसास है और उसमें कौन है जो उसकी आंखों के जाल से निकल सके। लेकिन दो आंखों ने इसका गुरूर तोड़ दिया था और वह दो आंखें उसके करीब में नहीं आई थी और वह दोष आंखें आज भी उसके शहर से आज़ाद थीं। बहरहाल वो संभल गई और फिर उसने कहा कि गणराज, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। हाँ तुम मेरे साथ रहोगी। तुम अपने साथियों से कहो कि जुगनी अब यहाँ रहेगी। बोलो तुम अपने साथियों से क्या कहोगे? जुगनी यहीं रहेगी। अगर उनमें से कोई इसकी मुखालफत करे, कत्ल से कत्ल कर दोगे। अपने साथियों के सवालात के जवाब ठीक है, अब तुम होश में आ जाओ, उसने कहा। और गणराज के बदन को एक झटका सा लगा। उसने हैरान निगाहों से राजकमल को देखा और फिर पंजे नीचे पड़े हुए खंजर को, और फिर वह तमस्कराना लहजे में बोला, मुझे क्या हो गया था अभी अभी? मुझ पर दिया आगी होगी गणराज जी, राज मुस्कुराते हुए कहा। और गणराज खोस आ गया और फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, हाँ शायद ऐसी ही बात है। ठीक है, तुम हमारे साथ रहोगी, लेकिन खबरदार कभी खुद को अलग मत समझना। मैंने बड़ी मुश्किल से ये ग्रोह बना है, सब मेरे बच्चे हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी उनके लिए वक़्फ़ कर दी है। अगर ये औरत के फेर में पड़ेंगे, ऐसा ही होगा गणराज जी। बस तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ाम किए देता हूँ। अवश्य महाराज। राजकमल अपनी कामयाबी पर मगन थी। गणराज बाहर निकल आया। बाहर पृथ्वी खड़ा गणराज को वो पिता समान समझता था। गणराज ने उसे उसके तख्ते से उतारा, वरना आज पृथ्वी का नामो निशान ना होता। और उसके बाद वो गणराज के गिरोह में खड़ा हो गया और आज तक पूरी तरह उसका वफादार था। गणराज ने जो कहा, पृथ्वी ने उसको पत्थर की लकीर समझा। हर चंद के ये मासूम लड़की के लिए उसके दिल में हमदर्दी का एक जज्बा पैदा हो गया था। लेकिन उसे गणराज का फलसफा मालूम था, किसी तौर गणराज की मुखालफत नहीं कर सकता था। गणराज बाहर निकला तो उसे एक मलाल का एहसास हुआ। अदला लड़की अब मौत की आगोश में होगी और उसने लेकिन गणराज के बारे में कोई बुरी बात सोचना गुनाह था और वो उसे देखकर खड़ा हो गया। आ गया महाराज, उसने आहिस्ता से कहा। कुछ नहीं, कोई बात नहीं, तिलक चंद को बुलाओ, राज ने कहा। और पृथ्वी ने गर्दन हिला दी। चंद शायद के बाद वो तिलक चंद को लेकर आ गया। जी महाराज, एक रिहायशगाह की जरूरत है। जी महाराज। कहाँ है? गणराज ने उसे घूरा। अभी तैयार हो जाती है महाराज, जाओ आराम की जगह है। जी महाराज। जाओ। गणराज धाड़ा और तिलक चंद का क्लच छूट गया और वह दौड़ गया। रिहायशगाह किसे चाहिए महाराज? पृथ्वी सिंह ने
खौफनाक लहजे में पूछा और उसे हैरत हुई थी इस बात पर, जुगनी के लिए। क्या वो जिंदा है? पृथ्वी हैरत से उछल पड़ा। ओए परथू, तू बहुत सवालात करने लगा है आजकल। गणराज ने उसे घूरा। क्षमा कर दे महाराज, मैं तो उसकी लाश उठाने के लिए यहाँ बैठा था, पृथ्वी जल्दी से बोला। मैंने उसे नहीं मारा, गणराज ने कहा और वो खामोश रहा। अब उसने दूसरा सवाल नहीं किया था। उसे ना जाने क्यों खुशी हुई थी। तूने पूछा नहीं कि मैंने उसे क्यों नहीं मारा। महाराज सोचते हैं और मैंने फिर एक सवाल कर लिया। बस पृथ्वी, मैंने उसे नहीं मारा। मैं खुद भी नहीं जानता कि मैंने उसे क्यों नहीं मारा, गणराज ने उलझे हुए लहजे में कहा और पृथ्वी के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने जल्दी से उस मुस्कुराहट को गायब कर दिया था। लेकिन गजराज ने उसे देख लिया। लेकिन पृथ्वी क्यों हंस रहा था? औरत बड़ी शक्ति रखती है महाराज, कभी कभी तो बड़े बड़े सूरमा उसके सामने बेबस हो जाते हैं। क्या कहना चाहता है? गणराज ने भूमें उठाकर कहा। कुछ नहीं महाराज, आपकी बात का जवाब दे रहा था। आप कह रहे थे ना कि आपको नहीं मालूम आपने उसे क्यों नहीं मारा, और मैंने उसके जवाब में औरत की शक्ति की बात की थी। हम औरत के जाल में नहीं आए, बस जीवन में पहली बार हमारे मन में किसी के लिए रहम आया है, गणराज ने कहा और फिर तलमलाता हुआ अंदर चला गया। पृथ्वी सिंह के चेहरे पर चंद शायद कबल जो हजनो मलाल था अब दूर हो गया था। उसे राजकमल से सिर्फ हमदर्दी थी। अगर ऐसा ना होता तो उसे यहाँ तक लाने की कोशिश ही ना करता। ये तो ऐसे लोगों में से थे जो जमीन के तनाज़े को भी तलवार ही से तय कर लेते थे। फिर ये तो कोई लंबा मसला ही नहीं था। राजकमल अगर पृथ्वी को मुतासर ना कर लेती तो यह भी मुमकिन था कि वो वहीं खंजर निकालकर उसकी गर्दन उतार देता और एक तरफ फेंक कर हाथ जाड़ता हुआ आराम करने लेट जाता। लेकिन राजकमल के बारे में जो जानता है वो आराम से कह सकता है उस शैतान को ज़हर करना नामुमकिन ही है। चुनाचा खतरनाक लोगों से इस टोले में भी बिल आकर उसने अपनी जगह बना ली। चंद साथ के बाद राजकमल की रिहाइशगाह का इंतजाम हो गया और जिसे हुक्म दिया गया था उसने वापस आकर पृथ्वी सिंह को इतला दी। पृथ्वी सिंह गणराज के गार में दाखिल हो गया। अंदर के मंदिर में कोई खास बात नहीं थी। गणराज अपने खंजर की नोक से गार की दीवार को खरीद रहा था और राजकमल उसके तख्त पर बैठी हुई थी। पृथ्वी अंदर दाखिल हुआ तो एकदम मुस्कुरा पड़ी, लेकिन पृथ्वी ने उस मुस्कुराहट का जवाब नहीं दिया था। वो जानता था कि गणराज शिकस्त खुर्दा है, उसकी मुस्कुराहट से चिढ़ जाएगा। बहरहाल वो गणराज की इज्जत करता था। गणराज ने हाथ रोक कर उसे देखा। आपने जो आज्ञा दी है वो पूरी हो गई है महाराज, ले जाओ इसे और वहां छोड़ दो, लेकिन दूसरे लोगों से कह दे कि वो कालके में जमा हो जाएं। जो आ गया, लेकिन कालके में क्यों बुला रहे हो लोगों को? भाषण देना चाहता हूँ। किसके बारे में महाराज? इस औरत के बारे में। मेरे मन में खौफ है, पहली बार मुझे डर लग रहा है। किस बात से महाराज? औरत हमारे दरमियान आ गई है, ना जाने अब क्या हो, बस ये सारे फसाद की जड़ है। ये औरत ऐसी नहीं है महाराज, आप इसके बारे में चिंता ना करें, पृथ्वी ने कहा और फिर राजकमल को इशारा करके वापसी के लिए मुड़ गया। राजकमल जल्दी से गार से निकल आई थी। पृथ्वी उससे चंद कदम आगे चल रहा था। राजकमल दौड़कर उसके पास पहुंच गई और उसे उसने पुकारा, क्या बात है, इतनी तेज तेज क्यों चल रहे हो? चलिए आओ ना मेरे पीछे पीछे, आहिस्ता चलो ना, वो नाज भरे अंदाज में बोली। औरत के कदमों से कदम मिलाकर चलना हमारी आदत नहीं, तुम कभी सोच में मत रहना, मगर मैं दौड़ नहीं सकती, तुम्हारे पीछे रहना ही ठीक है, पृथ्वी ने संजीदगी से कहा। इस दौरान एक बार भी उसके होंठों पर मुस्कुराहट नहीं आई थी और वो अब पहले से मुख्तलिफ नजर आ रहा था। और राजकमल ने बखूबी इस बात का अंदाजा लगा लिया था। वो समझ गई थी कि उससे इज्तनाब बरतने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो खुद भी जल्दबाज नहीं थी। पृथ्वी जी, राजकमल ने उसे पुकारा, क्या बात है, बड़े खामोश हो तुम अपनी इस रिहाइशगाह को देखो, पसंद आई तुमको? क्यों नहीं, ये मेरा नया घर है, जुगनी हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ, तो कहे ना, क्या बात है? मिनश अपने घर को हमेशा ठीक रखता है। हाँ रखता है, और अब यही तुम्हारा घर है। राजकमल ने गर्दन हिला दी। तुम्हें यह साबित करना पड़ेगा कि तुम औरत नहीं। अरे अरे महाराज, वो कैसे? मर्दों की तरह रहकर कोई अगर तुम्हारी तरह हो तो उसे तुमसे निराश कर दोगी। कर देंगे, आप चिंता न करें। वो एक शौक और अल्लाह लड़की होने का पूरे हरबे इस्तेमाल कर रही थी, मैं भरोसा रखूं। एक बात समझ में नहीं आई महाराज, बता देंगे, चंद साथ के बाद उसने कहा। वो क्या? मैं यहाँ अकेली औरत हूँ। हाँ, क्या मैं सब के लिए इतनी खतरनाक हो सकती हूँ? हो सकती हो। वो कैसे?
मैं तफसील में नहीं जा सकता, बस मैं तुमसे यही बात कहूँगा कि अगर तुम सच्चे मन से यहाँ आई हो तो अपने करीब आने की दावत किसी को मत देना। पृथ्वी ने कहा और बाहर निकल गया। राजकमल उसके जाने के बाद देर तक सोचती रही। राजकमल के नगारों में आए हुए 3 दिन हो गए थे। डाकुओं की जिंदगी उसके लिए अनोखी और नई थी। इससे कबल उसने रियासतें देखी थी, जंगें देखी, लेकिन डाकू नहीं देखे थे। ये लोग लूट मार करते, कत्लो गारतगरी करते और रात को अंबार लगा देते, लेकिन किस लिए, किसी का कोई मकसद समझ में नहीं आया था। बहरहाल राजकमल खुद भी उन्हीं की मानद वैशी थी। ये सारी बातें परेशान को नहीं लगती थी और वैसी बात दिल तो नहीं थी कि उनकी असलाह पर तुल जाती। अलबत्ता उसके ज़हन में कुरीद ज़रूर थी। उस शाम उसने पृथ्वी से पूछ लिया, पृथ्वी महाराज क्या बात है जुगनी? एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछो। तुम्हारा और कोई घर नहीं? क्या मतलब? पैदा कहाँ हुए थे? क्या इन्हीं गारों में? नहीं जुगनी। फिर? मैं बस्ती मागू में पैदा हुआ था और वहीं परवान चढ़ा, लेकिन फिर हमारे कटों पर मुसीबत आ गई। कैसी मुसीबत? जागीरदार कालीचंद ने मेरे चाचा की लड़की को उठवा लिया और उसकी बेइज्जती कर दी। हम लोग खड़े जाट हैं, ये बात नहीं सह सकते और मैंने कालीचंद को कत्ल कर दिया। लेकिन कालीचंद राजा का मुंह चढ़ा था और उसके बेटों ने पहले मुझे गिरफ्तार किया और फिर मेरे घर वालों को मौत के घाट उतार दिया। मेरी 2 बहनें और 1 भाई और माता पिता मारे गए और राजा ने मुझे सूली पर लटकवा दिया। लेकिन ऐन वक्त पर घनराज ने सूली घर पर हमला करके मुझे छुड़ा लिया। तब से मैं उसके गिरोह में शामिल हो गया। ओहो, तो तुम्हारे सारे घर वाले मारे गए? हाँ, और अब तुम अकेले हो। अकेला कहाँ हूँ, मेरे साथ मेरा पूरा गिरोह है। तुम हो, घनराज है, सब तो है मेरे। पृथ्वी ने जवाब दिया। उन सब में तुम्हारा दिल लग जाता है, क्यों नहीं? ये अब मेरा घर है। हम सब कुंबे की तरह रहते हैं और खुश हैं। तुमने अपने कुंबे वालों का बदला नहीं लिया। ये बात नहीं है जुगनी। अगर मैं उन लोगों का बदला ना लेता तो जीता किस तरह? पृथ्वी सिंह ने जवाब दिया। क्या किया था तुमने? मैंने? पृथ्वी सिंह के होंठों पर एक शफाक मुस्कुराहट फैल गई। मैंने पहले उन सबको बांध कर उनके घरों में डाल दिया और फिर उस पूरे घर को आग लगा दी। फिर सारी रात गोलियां चलाता रहा और किसी को उसके घर के करीब ना आने दिया। फिर सबकी चीखें सारी रात गूंजती रहीं। फिर सुबह को उनकी चीखें बंद हो गईं। तब मैं वापस पलटा था। खूब, तो तुमने बदला ले लिया। हाँ, मेरे जीवन का मकसद पूरा हो गया। अच्छा, दूसरे लोग भी तुम्हारी तरह हैं और उनके भी कुंबे नहीं बॉसों के कुंबे हैं। वो लोग अपनों से मिलने नहीं जाते हैं। ये लूट मार वो उन्हीं के लिए तो करते हैं। उनकी शादियां नहीं हुई। नहीं, गिरोह में रहने के लिए ज़रूरी है। शादीशुदा को हम गिरोह में नहीं लेते। ये घनराज का असूल है। अगर पता चल जाए कि कोई किसी लड़की से प्रेम करने लगा है तो उसे गोली मार दी जाती है। ओहो, इतना सख्त असूल है? हाँ, मगर क्यों? बस सरदार घनराज किसी औरत का शिकार हुआ है और उसके बाद से वो औरतों से सख्त नफरत करने लगा है। किसी की समझ में ये बात नहीं आई कि सरदार ने तुम्हें यहाँ कैसे रहने दिया है। सब के सब इसके बारे में चैम गोइयाँ करते रहे हैं। किसी दिन सरदार ने सुन लिया तो सब की शामत आ जाएगी, या तुम्हारी। राजकमल उसकी बात पर हंसने लगी और फिर थोड़ी देर के बाद उसने कहा, मुझे डाके डालने नहीं ले जाओगे? पृथ्वी जी, सच मुझे बड़ा शौक है, किसी दिन ले चलो ना। पगली हो तुम तो। कि उसमें पागलपन की क्या बात है? कहीं औरतें भी डाके डालती हैं। मगर अब मैं औरत कहाँ हूँ? तुम लोग बड़े अजीब हो और खुद ही कभी एक बात कहते हो, कभी दूसरी। मैं इन गारों में घुसे उकता गई हूँ। बाहर की खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ। मुझे ले चलो। बेवकूफ़ लड़की, वहाँ कदम कदम पर जान का खतरा होता है। गोलियाँ चलती हैं, कत्लो गारतगरी होती है। वहाँ तुम्हारा चलना ठीक नहीं। हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक और इंतज़ाम कर सकता हूँ। वो क्या? लेकिन मुझे खतरा है। अगर तुमने अपनी फितरी शरारत से काम लेकर कोई और हरकत की तो? क्या बात है? क्या इंतज़ाम करोगे मेरे लिए? उस पहाड़ी के पीछे एक बड़ा खूबसूरत बाग है जहाँ नदी का पानी काट कर लाया गया है और एक झील बना दी गई है। उसकी वजह से वहाँ का माहौल बहुत खूबसूरत हो गया है। मैं तुम्हें वहाँ जाने की इजाज़त दे सकता हूँ। लेकिन क्या? एक शर्त होगी। वो क्या? तुम्हें जो जगह बता दी जाएगी वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करोगी। ठीक है, ऐसे ही होगा महाराज, मगर आज नहीं कल। ठीक है, राजकमल ने कहा और उसके जाने के बाद देर तक सोचती रही और वह जिद करके इन डाकों में आ तो गई थी, लेकिन यहाँ का माहौल उसे ज़्यादा पसंद नहीं आया था। वो सोच रही थी कि यहाँ ज़्यादा अरसा रुकना ठीक नहीं, बस थोड़ी तफरी करनी चाहिए और उसके बाद कहीं और।
लेकिन उन लोगों की ये पुरसकून दुनिया राज खटा के नहीं बा रही थी। और ये लोग इतने सुकून से क्यों है? और उनमें कोई इंतजार होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, हंगामा। लेकिन सोच समझ कर काम करना था और उसके नतीजे में कहीं जान ही ना चली जाए और उसे निकाल ना दिया जाए, उसका ख्याल रखना था। गणराज से उसकी मुलाकात सिर्फ एक दिन हुई थी और उसके बाद वो नजर नहीं आया था। और वैसे में उसे घूमने फिरने की इजाजत थी। चुनाचा बाहर निकल आई और घन की तलाश में चल पड़ी। उसे अपने मखसूस रिहायशगाह में मिल गया और गणराज की भूमें तन गई थी। क्या बात है, तुम मुझसे मिलने आए हैं महाराज? कोई काम है? हाँ, बैठ जाओ और जल्दी बताओ क्या काम है। तुम औरतों को देखकर इतने परेशान क्यों हो जाते हो गणराज जी? ये काम है तुम्हें मुझसे? और गणराज ने अंदाजे में कहा। हाँ महाराज, बताओ तो सही। औरत संसार का सबसे बड़ा धोखा है, उसने हमें डाकू बनाया है। लेकिन ये कहानी अब मैं अपने सीने में दफन कर चुका हूँ। अब ये कहानी कभी मंजरे आम पर नहीं आएगी, ना आए, मगर तुम्हारा ये व्रत जरूर टूटेगा। क्या मतलब? गणराज ने उसे घूर कर देखा और मिलन यही चोट खा गया और उसने अचानक महसूस किया कि जैसे कोई चीज उसके वजूद से निकल गई और वो उन तिलस्मी आंखों के जाल में फंस गया।